हाय देयर, इट्स मी समीर ख्वाजा। आज हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे, जो कि सर्वर साइड लैंग्वेज है और ज़्यादातर डायनामिक वेबसाइट में काम आती है, वेबसाइट को डायनामिक करने में। तो इस वीडियो का जो स्कोप है, हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है पीएचपी का बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इंस्टॉलेशन और अपना फर्स्ट रन देखेंगे कि पीएचपी को कैसे हम चला सकते हैं, अपने ब्राउज़र के ऊपर रन कैसे कर सकते हैं। फिर वेरिएबल देखेंगे पीएचपी में, एरेज, ऑपरेटर्स जिसमें बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। एरेस फंक्शन देखेंगे, स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे, जो कि सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पीएचपी में। उसमें से हम कुछ इसकी एग्जांपल्स कवर करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है और लूप्स होते हैं। डेट और टाइम देखेंगे, कैसे पीएचपी में गेट डेट और टाइम को गेट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल हैंडलिंग देखेंगे, पीएचपी में कैसे हम फाइलिंग कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा फैच कर सकते हैं और फाइल के अंदर डेटा पास कर सकते हैं। और फिर आखिर में फाइनल टास्क होगा, जो कि हर वीडियो के अंदर अपने हर वीडियो के अंदर मैं लास्ट में एक टास्क देता हूँ, जो आपके लिए होता है, और फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो टास्क कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो पीएचपी जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका जो सिंटैक्स होता है वो ज़्यादातर जावा और सी के सिंटैक्स के फेमिलियर है, और ये डायनेमिक कंटेंट बनाने में काम आता है। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा था एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर, वो हम बना रहे थे स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट का फ़र्क ये होता है स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो जब भी आप इसको रिफ्रेश करते हो, जैसे आपने आज कोई वेबसाइट बनाई है और आपने इसको होस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया अपने यूआरएल पे, सही है, वेबसाइट पे, सही है, इंटरनेट पे। तो आप जैसे इसको ओपन करोगे और 10 साल बाद ओपन करोगे तो उसका कंटेंट जो होगा वो सेम रहता है। वो रिफ्रेश टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता। अगर आप कोड में चेंजेस करते हो तो चेंज होता है, इसके अलावा चेंज नहीं होता। डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जो कंटेंट वक्त के हिसाब से चेंज होता है, टाइम टू टाइम कंटेंट रिफ्रेश होता जाता है। जैसे कि फेसबुक एक बहुत अच्छी एग्जांपल है डायनामिक वेबसाइट की। फेसबुक पे आप जब भी कुछ रिफ्रेश करते हो अपनी विंडो को, तो नई पोस्ट आती है और नया स्टेटस आपको शो होते हैं। तो ये फेसबुक जो होते हैं डायनेमिक वेबसाइट की बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो पीएचपी जो होती है वो डायनेमिक वेबसाइट या डायनेमिक कंटेंट को क्रिएट करती है हमारी वेबसाइट के ऊपर, सही है। तो पीएचपी जो फर्स्ट डिज़ाइन की थी, वो 3 इसके ऑनर्स है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, रमसूस, गुटमांस और जीव्स। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक है, कोई मसला नहीं है। ये 3 बंदे हैं जिन्होंने पीएचपी बनाई थी। फर्स्ट रोड की थी पीएचपी का पार्सर, पीएचपी 3, सही है। अब पीएचपी हम स्टार्ट करते हैं तो पीएचपी का सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम लेस देन की साइन लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क और फिर पीएचपी। तो ये इसका स्टार्टिंग टैग होता है, और फिर इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं वो सब पीएचपी का कोड होता है। और फिर इसको जो एंड करते हैं पीएचपी को, वो क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन की साइन से, जैसे हम एचटीएमएल में करते थे कि एचटीएमएल का टैग होता था और फिर नीचे क्लोजिंग टैग होता था। इसी तरीके से पीएचपी में यहाँ पे ऐसे टैग इस्तेमाल होते हैं जिसके अंदर हम पीएचपी का कोड लिख सकते हैं। पीएचपी के हर स्टेटमेंट्स, जितनी भी हर स्टेटमेंट होती है, यानी अगर हम कुछ इको कर रहे हैं, कुछ प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो हर स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से हम एंड करते हैं। तो नेसेसरी होता है सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट को एंड में हम लगाते हैं, ताकि कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पे पीएचपी का कोड एंड हो गया है। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है छोटा सा पीएचपी का कोड, जिसमें मैंने एक पीएचपी का टैग स्टार्ट किया है और फिर एंड किया। इसके बीच में मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग सेव कर दी है, और फिर इसको प्रिंट कर दिया। इको यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए कुछ भी स्क्रीन पे, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम प्रिंट करते थे स्क्रीन के ऊपर, इसी तरीके से पीएचपी में इको लिखते थे। तो इको से वो कुछ भी चीज़, स्ट्रिंग या कुछ भी वेरिएबल होता है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम थोड़ी सी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, पीएचपी को इंस्टॉल कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं। तो पीएचपी को रन करने के लिए आपको एक सर्वर, जैम एक सर्वर है, सही है, वो आपको लोकली अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना होता है पीसी के ऊपर, और फिर उसके ज़रिए आप अपनी पीएचपी के कोड को रन कर सकते हो। क्योंकि सर्वर साइड लैंग्वेज, इसलिए आपको एक सर्वर चाहिए होता है। तो जैम जो होता है हमारे पास सर्वर का काम करता है। जैम इंस्टॉल करना बहुत आसान है। यहाँ पे आप लिंक पे जाओगे और जैम इंस्टॉल कर लोगे अपने पीसी के लिए। जो आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो इसमें ऑप्शंस आते हैं, विंडोज़ है या मैक है, तो उस हिसाब से आप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो जैम। इसके बाद आप जैम को, जैसा आपको नज़र आएगा जब इंस्टॉल करोगे। अच्छा, इंस्टॉलेशन के दौरान आपके पास कुछ पाथ्स सेट होते हैं कि आपको फाइल कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैम जो होता है वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। आप चाहो तो उसको अपने दूसरी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर सी में किया है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, वरना ड्राइव चेंज करके आप थोड़ी सी चेंजेस होती है और फिर आप उसको अपने एडप्ट कर सकते हो अपने पीसी के ऊपर। तो जब आप जैम का कंट्रोल पैनल खोलोगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा।
इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें स्टॉप हुई होती है। हम यहाँ पे 2 अपेची और माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर देते हैं। सही है, तो ये पोर्ट नंबर और पीआईडी इसमें सेट हो जाती है और इस हिसाब से वो जैम्प सर्वर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब फाइल को रन कैसे करें? अब आप अपने अगर आप सी ड्राइव में देखें तो सी ड्राइव के अंदर आपके पास जैम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। उस जैम के फ़ोल्डर में आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे आपको htdocs इस नाम का एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो पीएचपी के होंगे वो आपको htdoc में सेव करनी होगी। जितनी भी फाइल्स होगी, जो भी फ़ोल्डर्स होंगे आपके, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे पीएचपी का, तो आप उस htdoc में सेव करोगे तभी आपकी फ़ाइल रन हो सकेगी किसी ब्राउज़र के ऊपर। तो ये एक जैम का एक फ़ाइल पाथ है htdoc के अंदर, जिसके ज़रिए आप रन कर सकते हो। अगर आप कहीं और सेव करते हो जैम htdoc के अलावा कहीं पे, तो वो फाइल रन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने तरीका बताया कि आप सी ड्राइव में जैम जाओगे, फिर इसके बाद htdocs में जाओगे। यहाँ पे आप डमी फोल्डर बना दो डेमो के नाम से, सही है। ये डेमो का फोल्डर बना दिया और इसके अंदर आप फाइल बनाओगे index.php, सही है। जैसे HTML के टैग को .html से सेव करते थे, जैसे PHP के टैग को हम .php से सेव करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये PHP का कोड है इसके अंदर। तो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, abc.php हमने यहाँ पे नाम दिया index.php। अब इसके ऊपर आप कोड के अंदर जाके कोई भी आप एडिटर यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसमें आप एक छोटा सा ही कोड लिख सकते हो कि PHP लिख के एक वेरिएबल बना दो जिसमें हेलो वर्ल्ड लिख दो और इको कर दो इसको वेरिएबल को। और फिर आप इसको रन कैसे करना है? रन करना बहुत आसान है। आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करोगे, फायरफॉक्स हो गया या गूगल क्रोम हो गया, आप उसको ओपन करोगे और लिखोगे लोकल होस्ट // अपने फ़ोल्डर का नाम जो आपने बनाया था डेमो, इन केस हमारे केस में डेमो है, और फिर अपने फ़ाइल का नाम स्लैश डाल के / डाल के फ़ाइल का नाम .php रखोगे। और आपने अगर ये जैम सर्वर ओपन किया होगा, स्टार्ट किया होगा, तो आपके पास PHP ये हेलो वर्ल्ड शो हो रहा होगा आपके ब्राउज़र के ऊपर। तो रन करना बहुत आसान है। हमने दिखा दिया कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं PHP को और इसको रन कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं PHP के और ज़्यादा एडवांस लेवल पे, इसके वेरिएबल्स को देखते हैं, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और ऐसे हम चलते जाएंगे और फिर आप अपने ब्राउज़र पे रन करके देख सकते हो कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा वेरिएबल की एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि PHP के जो वेरिएबल्स बनते हैं वो $साइन के से बनते हैं। यानी जितने भी आप वेरिएबल्स बनाते हो PHP में, वो $साइन यूज़ करते हो, फिर इसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हो। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते थे VAR यूज़ करते थे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए। तो PHP में आप वेरिएबल बनाने के लिए आप $साइन यूज़ करते हो और वेरिएबल का नाम लिखते हो। और इसके बाद अगर आप स्ट्रिंग, कुछ आपको वेरिएबल में स्ट्रिंग डालनी है, तो कोटेशन मार्क के अंदर, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर वो स्ट्रिंग आप लिख सकते हो। वरना अगर आप कोई इंटीजर लिखना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग कोटेशन मार्क यूज़ नहीं करो, डायरेक्ट कोई भी नंबर्स लिख सकते हो आप, तो वो वेरिएबल अपने आप कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग, ये इंटीजर है कि बूलियन है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम, और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी है जैक। अब जैसे मैं इको करूँगा, जैसे मैंने बताया इको यूज़ होता है कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे, तो मैं इको कर रहा हूँ हाउडी माय नेम इज़, और हम वेरिएबल को ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी स्ट्रिंग के अंदर या आउटपुट के लिए। तो मैंने लिखा है हाउडी माय नेम इज़, और यहाँ पे जो वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, सही है। $साइन नेम लिखोगे तो आप वेरिएबल के एक तरीके से यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर रहे हो। दूसरी लाइन में लिखा है व्हाट विल जैक बी इन दिस लाइन, सही है। तो यहाँ पे जितने भी जो वेरिएबल जो होते हैं उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी जब हम रन कर रहे होंगे। जैसे मैंने रन करने का तरीका आपको ऊपर बताया कि कैसे रन करेंगे हम फाइल को। यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे छोटी सी इफ़ कंडीशन देख लेते हैं, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे मैंने कंपेयर किया है इस वेरिएबल को कंपेयर किया जैक से, इस स्ट्रिंग से, क्योंकि वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट जैक सेव हुआ है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जैसे ट्रू रिटर्न करेगा तो वो इको कर देगा गॉट मैच, सही है। तो ये इफ़ स्टेटमेंट ऐसा रन होती है। अच्छा, मैंने बताया कि वेरिएबल को आप $साइन से यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो, कि जितने भी वेरिएबल जो होते हैं आप उसको $साइन से लिखते हो, और फिर इसके बाद आप लिख सकते हो कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, या वेरिएबल में आपको क्या डालना है, स्ट्रिंग डालना है, इंटीजर डालना है, कि बूलियन डालना है। और वेरिएबल के अंदर वेरिएबल भी डाल सकते हो, जैसे मैंने एक फू वेरिएबल बनाया FOO और इसमें बॉब डाल दिया।
और एक बार BAR वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने फू डाल दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट बार के अंदर भी बॉब आ गया है, क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने इसमें डाली है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बार के अंदर भी बॉब आ गया है। अच्छा, PHP इन्फो एक फंक्शन है जो PHP में आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी प्रिंट करने के। अगर आप ये लिखो PHP और PHP का कोड लिखो और इसके अंदर लिखो PHP इन्फो और सेमी कॉलन, तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी जिसके अंदर आपको अपने PHP का वर्जन बता जाएगा, सिस्टम, बिल्ड डेट और भी बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है PHP में, वो एक तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास स्क्रीन खुल जाएगी। तो ये आपके पास हेल्पफुल होता है कि आपको पता चल जाए कि PHP का वर्जन क्या है, या लोकल होस्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, आर्किटेक्चर कौन सा है आपका सिस्टम का, तो ये इस चीज़ में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हमारे पास पहले तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिसमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस होता है, और एक स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है जो डॉट इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर इसको कॉन्केटिनेशन यानी दो स्ट्रिंग को मिलाने में इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपके पास दो स्ट्रिंग है और इसको आपको कंबाइन करना है, एक स्ट्रिंग में फॉर्म करना है, तो आप इसको डॉट ऑपरेटर से यूज़ करते हो उसके बीच में दो स्ट्रिंग के। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए के अंदर 3 वैल्यू डाली, सही है, फिर मैंने ए प्लस इक्वल टू 5 किया। अब क्या इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू के अंदर 5 प्लस करो और फिर वापसी ए में स्टोर करवा दो। क्या मैंने बोला, ए की वैल्यू के अंदर जो ए में जो वैल्यू है उसमें 5 प्लस करो और फिर वापसी ए में स्टोर करवा दो। 5 में जब मैं 3 प्लस करवाऊँगा तो 8 हो जाएगा, और मैं जैसे ए में स्टोर करवाऊँगा तो ए के अंदर वापसी 8 आ जाएगा, सही है। बी में मैंने एक स्ट्रिंग बना दी हेलो, और वापसी बी में मैंने क्या किया है, डॉट लगा के इक्वल टू लिखा है और देयर लिखा है। इसका क्या मतलब है, हेलो स्ट्रिंग में था और इसके बाद फिर एक स्पेस था। इसको कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन दो स्ट्रिंग को मिलाने में काम आता है। तो बी के अंदर जो वैल्यू थी उसके साथ एक नई वैल्यू देयर प्लस कर दो, ऐड कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो, और फिर बी में वापसी सेव कर दो। तो बी में जो वैल्यू होगी अभी हेलो देयर आ जाएगी, सही है। स्पेस इसलिए आया क्योंकि मैंने हेलो में यहाँ पे स्पेस रखा था, सही है। कॉन्केटिनेशन में स्पेस नहीं आता, आपको इम्प्लिसिटली डालना पड़ता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, सही है, जिसमें इक्वल हम कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग को, ट्रिपल इक्वल्स होते हैं, नॉट इक्वल होता है, सही है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सही है। इसके अलावा बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में या लूप्स के अंदर। अच्छा, तो ऐट द रेट जो यूज़ होता है वो हमारे पास एरर कंट्रोल ऑपरेटर्स भी यूज़ होता है। यानी अगर कुछ हमें एरर बचाना होता है अपने सिस्टम पे कि एरर ना आए, और कुछ मैसेज दे दे एरर की बजाय, कुछ अलग से प्रॉम्प्ट विंडो दे दे, या कुछ इको कर दे कि इस एरर क्यों आया है, या एरर आया है तो ये फेल्ड हो गया ऑपरेशन, तो इसलिए हम ऐट द रेट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐट द रेट इंक्लूड किया है, इंक्लूड, और मैं ये चीज़ें आगे बताऊँगा। इंक्लूड का मतलब सिंपल ये होता है कि आप एक PHP के फाइल के अंदर दूसरी PHP के फाइल को इंक्लूड कर दो, या उसका कोड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ये फाइल डॉट PHP थी जिसका कोड हमने करंट फाइल जो थी PHP की उसके अंदर हमने यूज़ कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में यही है कि हम फाइल यूज़ कर रहे हैं पर हमने डाई लगा दिया है, और डाई का मतलब है अगर ये चीज़ रन ना हो, फॉर सपोज फाइल डॉट PHP अवेलेबल नहीं है, तो और डाई लिख देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो मैसेज दे देगा कि फेल्ड ओपनिंग फाइल, तो वो मैसेज दे देगा कि फाइल ओपन नहीं हो रही है, फाइल उस डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है। इसके अलावा हम शेल यानी CMD के कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे LS हमारे पास कमांड ज़्यादातर जितनी डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल की डिटेल्स होती है, लिस्ट हो जाती है, जितनी भी फाइल्स हमारे पास मौजूद है उसकी आप डिटेल दे दो, एक लिस्ट दे दो फॉर्मेट में, तो वो LS कमांड हमारे पास यूज़ होता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने शेल एग्जीक्यूट लिखा है। शेल एग्जीक्यूट एक फंक्शन है जो कि एक तरीके से CMD का काम कर रहा है यहाँ पे PHP में, कि कमांड प्रॉम्प्ट का काम कर रहा है कि जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में LS लिखते हैं तो सारी फाइल्स के डिटेल दे देता है कि कितनी फाइल मौजूद है इस डायरेक्टरी में, तो वो यहाँ पे भी वही काम कर रहा है कि वो एक तरीके से डिटेल दे रहा है जितनी फाइल्स हमारे पास मौजूद है डायरेक्टरी में। इसके अलावा इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं। ज़्यादातर हम इसको लूप्स में यूज़ करते हैं, फोर लूप के अंदर या वाइल लूप के अंदर, तो हम इसमें यूज़ करते हैं ये ऑपरेटर्स। इसमें अगर हम प्लस प्लस और फिर कोई वेरिएबल का नाम लिखे, इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट बाय 1 और देन हमारे पास रिटर्न करेंगे 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तरीके से पहले
इसमें इंक्रीमेंट करते हैं और फिर इसको रिटर्न करते हैं वैल्यू। यानी अगर ए में कोई वैल्यू 1 पड़ी हुई है और मुझे इसको यूज़ करनी है, तो अगर मैं प्लस प्लस ए लिखूँगा तो वो ए में 2 डालेगा और फिर मुझे 2 रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं ए के बाद प्लस प्लस लिखूँ, वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लिखूँ, तो इसका मतलब ये है कि पहले रिटर्न करो वैल्यू और फिर इसके बाद ऐड करो। यानी अगर ए में अभी 1 वैल्यू पड़ी हुई है, अगर मैं ए प्लस प्लस करूँगा तो वो मुझे 1 रिटर्न करेगा और फिर इसके बाद ए में जो करंट वैल्यू थी वो 2 इसमें 1 प्लस कर देगा। तो प्लस प्लस 1 से इंक्रीमेंट होता है, यानी इंक्रीमेंट बाय 1। सही है। इसी तरीके से माइनस माइनस में भी यही होता है। इसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर भी बोलते हैं। सही है। इसके अलावा और ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारे पास ट्रू और फॉल्स में रिटर्न देते हैं। सही है। जैसे कि ए एंड बी। सही है। ए एंड बी का मतलब ये है कि अगर दोनों ए और बी, दोनों ए में जो वैल्यू है वो भी ट्रू है और बी की वैल्यू भी ट्रू है, तो वो ट्रू रिटर्न देता है। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स हो जाती है। और का मतलब ये होता है कि ए और बी, यानी ए और बी में से अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू रिटर्न करता है। सही है। अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करता है और एक ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करता है। एक्सोर में ये होता है कि आइदर इफ़ ए और बी इज़ ट्रू, यानी अगर ए ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होता है, या बी ट्रू है तो ट्रू ट्रू रिटर्न होता है। अगर दोनों ट्रू होते हैं, इफ़ बोथ ट्रू होते हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, और अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो भी फॉल्स रिटर्न करता है। एक्सोर में ये होता है। नॉट ए में ये होता है ये जो इस एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, इसका मतलब ये होता है नॉट। सही है। ये नॉट की सिंबल है। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू अगर फॉल्स है ना तो वो ट्रू रिटर्न करता है। सही है। ये मज़ेदार चीज़ है। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू। और अगर ए की वैल्यू ट्रू है, सही है, तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। सही है। इसके अलावा हम इसको एंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल एंड की साइन जो होती है, या डबल जो ये पाइप ऑपरेटर होते हैं, इसको पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको आप और को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें जो होती है प्रीसीडेंस, हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रीसीडेंस। जे बोलते हैं कि ए एंड और जो लेटर एंड है और लेटर और है, उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो लोअर होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल से जो सिंबल की प्रेसिडेंस होती है वो हाई होती है। प्रेसिडेंस ये होता है कि जैसे हम डिमास रूल करते हैं, जो बॉडमास जो रूल होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंस हमारे पास यूज़ होती है इस प्रोग्रामिंग में। सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एरेज। तो एरे जो होता है वो एक तरीके से बकेट ऑफ वेरिएबल बोल सकते हो, यानी वेरिएबल का नाम एक है पर उसमें वैल्यूज़ जो होती है वो मल्टीपल्स हम वैल्यूज स्टोर करते हैं। एरे का मतलब ये होता है, यानी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड एरे। सही है। तो एरे को हम कैसे बनाते हैं? फॉर सपोज मैं लिखता हूँ वेरिएबल $साइन और वेरिएबल का नाम, एक वेरिएबल बन गया। अब इसको एरे बनाना है तो मैं लिखूँगा इज इक्वल और एरे। सही है। एरे कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स डाल दूंगा या स्ट्रिंग डाल दूंगा, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ एरे बन जाएंगे। सही है। तो अब इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ मौजूद है इस वेरिएबल के अंदर। और एरे जो स्टार्ट होती है, वो एरे का इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। पीएचपी में के अंदर, पीएचपी के अंदर एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। यानी जो अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को आउटपुट करना है, फर्स्ट वैल्यू को शो करना है, तो मैं लिखूँगा इको माई एरे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 का मतलब ये कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको आप शो कर दो। तो फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 है। सही है। तो वो 1 को प्रिंट कर देगा या इको कर देगा। सही है। इसी तरीके से एक फंक्शन होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड जो होता है वो हमारे पास स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। सही है। इसके अपोजिट होता है इंक्लूड। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक्सप्लोड का। एक्सप्लोड क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल है पिज़्ज़ा, एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने पीस 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस 6, सही है, टोटल 6 एलिमेंट्स डाल दिए और सब एलिमेंट्स को सेपरेट किया स्पेस से। सही है। ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वो ऐसे ही प्रिंट करेगा पीस 1 पीस 2 सेपरेटेड बाय स्पेस। सही है। अगर मैं अभी इको करूँ पिज़्ज़ा को, पर अब मुझे खाली पीस 1 को प्रिंट करना या पीस 2 को प्रिंट करना, तो मैं कैसे करूँ? तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक एरे बना दूँगा। कैसे? एक्सप्लोड लिखूँगा और मुझे पता है कि मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेट किया है बाय स्पेसिस की है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर में बताऊँगा
कि एरे को हमें बनाना कैसे है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से ब्रेक करना है। तो मैं बताता हूँ, स्पेस से ब्रेक करो, जहाँ पे आपको स्पेस मिले वो पहला वो एलिमेंट बन जाएगा। यानी पीस 1 एक एलिमेंट, फिर स्पेस आ जाएगा तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फिर ये दूसरा एलिमेंट, फिर ये कॉमा आ जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट और फिर सो ऑन। और दूसरे पैरामीटर में मैंने बता दिया कि किस स्ट्रिंग को हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग पास हो रही है, तो कौन सी स्ट्रिंग को हमें एरे बनाना है। तो अब हमने पीसीस एक एरे बन गया है, पीसीस जो है एरे है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं लिखूँ इको पीस 2 तो पीसीस 2, तो पीसीस 2 का मतलब ये है कि वो 0 1 2 यानी पीस 3 को प्रिंट कर देगा। सही है। तो अगर मैं इसको ऐसे नोटेशन देखूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पीस है वो अभी ऐसे बन गया होगा, एरे पीस 1 कॉमा पीस 2 कॉमा पीस 3 एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, किसी भी आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर देखना है अपना, किसी भी एरे का आपको स्ट्रक्चर देखना है कि किस स्ट्रक्चर में एरे बनता है, तो हम प्रिंट आर फंक्शन यूज़ करते हैं। उस सपोज ई को हम कर सकते हैं और प्रिंट आर, ई को यूज़ नहीं करते, हम प्रिंट आर यूज़ करते हैं और उससे हमें एक तरीके स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है इस कोई भी डेटा टाइप का। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है स्ट्रक्चर पे ही कि मैंने एक एरे बना दी है। अच्छा, ये अब की वैल्यू पेयर एरे जिसके अंदर हमारे पास की है और वैल्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट एरे में जो की होती है वो इसके इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3 4 स्टार्ट फ्रॉम 0। आप अपनी की बना भी सकते हो। सही है। तो यहाँ पे मैंने की अपनी खुद ने क्रिएट की है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट माय टेक्स्ट एरे बनाया है। सही है। एरे बनाया यहाँ पे कि यहाँ पे एरे वर्ड यूज़ हुआ है, ये एक वेरिएबल है और इसमें मैंने की है फर्स्ट और उसके अंदर वैल्यू डाल दी है 1। तो हम ऐसे ये सिंबल यूज़ करते हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन की साइन यूज़ करते हैं वैल्यू को सेव करवाने के लिए एरे के अंदर, अगर ऐसा एरे है तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हमारे पास 1 सेव हो गया, सेकंड इंडेक्स के अंदर 2 सेव हो गया और थर्ड में 3 सेव हो गया। अब मैंने अच्छा, मैंने HTML के अंदर ये बताया था कि प्री टैग क्यों इस्तेमाल होता है। प्री टैग सिंपल ये होता है कि हमें जैसे हमारा कुछ फॉर्मेट हमें ब्रेक लाइन नहीं करनी पड़ती। इसका नाम सिंपल ये है कि बार बार लाइन ब्रेक नहीं चाहिए होता है। जैसे एक फॉर्मेट ख़त्म हो जाए तो हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाए, और एक तरीके से कोड रीडेबिलिटी के लिए हम प्री यूज़ करते हैं कि हमें नज़र आ जाए कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। सही है। तो यहाँ पे मैंने प्री टैग बनाया और यहाँ पे इको करके प्री टैग एंड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हम जो HTML के टैग्स है वो हम इसमें PHP में भी यूज़ कर सकते हैं इको के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टैग्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो प्रिंट नहीं हो रहा है, प्री हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा है। वो पता चल रहा है कंपाइलर का कि HTML का टैग है तो उसको इस तरीके से डील करो। यहाँ पे मैंने प्रिंट आर किया है। जैसे मैंने प्रिंट आर बताया कि वो एक तरीके से हमें स्ट्रक्चर बता देता है कि हमारा क्या है। तो माय टेक्स्ट एरे का जैसे मैंने प्रिंट किया तो वो बताता है कि एरे, ये एक एरे है और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर वो फर्स्ट इंडेक्स के अंदर 1 है, सेकंड के अंदर 2 है और थर्ड के अंदर 3 है। और अगर मुझे थर्ड इंडेक्स प्रिंट करना है तो मैं बताऊँगा माय ये 3 वैल्यू प्रिंट करनी है। सही है, वैल्यू 3। तो मैं लिखूँगा माय टेक्स्ट एरे और इसके अंदर जो इंडेक्स है, सही है, जो अगर अगर मैंने यहाँ पे अपने इंडेक्स खुद नहीं बनाया होता तो मैं यहाँ पे लिखता 0 1 2 2 इंडेक्स, यहाँ पे मैं 2 लिखता तो वो 3 प्रिंट होता। पर क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने इंडेक्स बनाए हुए इसलिए मैं लिख रहा हूँ थर्ड, तो इस वजह से वो 3 प्रिंट हो रहा है। सही है। और यहाँ पे मैंने डॉट साइन लगाई है। डॉट का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन, जैसे मैं बताया पहले कि ये 2 स्ट्रिंग को कंबाइन कर रहा है। सही है। अच्छा, एरे को हम वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग एरे मतलब एक एरे है जिसके सारे एलिमेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आगे जब हमारा टॉपिक जाएगा तो हम फॉर ईच लूप को और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका फॉर ईच का। फॉर ईच लूप इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम कोई भी एरे को होता है या कोई भी एक लिस्ट फॉर्म में जो होता है उसको हर एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सके, हर एलिमेंट्स के ऊपर जाके उसकी वैल्यू एक बार फैच करके उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पे 2 हम यूज़ करते हैं। एक कलर्स यानी उस एरे का नाम। सही है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एरे का नाम लिखते, फिर एज लिखते और फिर अपना जो एरे होता है जिसमें हम बारी बारी वैल्यू सेव करवा रहे हैं, या जो वेरिएबल होता है जिसमें हम बारी बारी वैल्यू सेव करवा रहे हैं उसका नाम। यहाँ पे आप नाम कलर्स के यहाँ पे ए नाम दे सकते हो, उसका बी नाम दे सकते हो, उसका XYZ नाम दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कलर्स के अंदर जो वैल्यूज़ है उसके बारी बारी एक एक करके कलर इस वेरिएबल में सेव करवाते जाओ
और फिर इस लूप में जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रेड उठाया, रेड लिया और रेड को कलर में सेव करवाया और फिर मैंने प्रिंट करवाया डू यू लाइक कलर। तो ये इसको प्रिंट कर रहा है, यानी डू यू लाइक रेड, और फिर लाइन ब्रेक कर रहा है। फिर इसके बाद ब्लू को डाल रहा है कलर के अंदर, फिर लिख रहा है डू यू लाइक ब्लू, और फिर सोन ऐसे चलता जा रहा है येलो तक। तो इसको बोलते हैं एरे को ट्रेवर्स करना, यानी पूरे एरे के सारे एलिमेंट्स को हमने यूज़ किया। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया मैंने, सही है, यानी 2D एरे। क्या किया मैंने, एक एरे बनाया, इस वेरिएबल के अंदर एरे बनाया और इसको यहाँ पे मैंने क्लोज किया है, और इसके अंदर की वैल्यू पेयर है, यानी 1 की है, सही है, 1 की है, और इसकी जो वैल्यू है ना उसके अंदर मैंने एक और एरे बना दिया है, सही है। यहाँ पे एक और एरे बनाया है जिसके अंदर वापसी की वैल्यू पेयर है, यानी नेम की है और पेयर क्या है कामरान, रोल नंबर की है, पेयर क्या है 110। और आप देख सकते हैं कि एरे के अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल रहा हूँ, इंटीजर भी डाले हुए, और आप इसमें बूलियन भी डाल सकते हो, सही है, कोई मसला नहीं है। और सब्जेक्ट लिखा है, फिर सब्जेक्ट की वैल्यू, फीस की वैल्यू, और इसी तरीके से दूसरी सेकंड इंडेक्स के अंदर मैंने इसी तरीके से एक और एरे बना दिया, थर्ड के अंदर एक और एरे बना दिया। अच्छा, यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि मैंने जो की है वो रिपीट कर दी है। की जो होती है वो यूनिक होती है, सही है, वैल्यू रिपीट हो सकती है पर की जो होती है वो यूनिक होती है। अब इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट की जो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट गायब हो जाएगी, और सेकंड की जो होगी, जो अभी जो इसके बाद आने वाली जो की अगर सेम है तो वो उसको रिप्लेस कर देगी, यानी ये वाली वैल्यू क्रॉस ये वाली जो की है पूरी कैंसिल हो जाएगी, सही है, इनके इसके अंदर जो एरे है पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये इसको ओवरकम कर देगा, सही है, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। हाँ, तो अब मैं प्री का टैग बनाया और इसके अंदर मैंने प्रिंट आर किया है और इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट कर दिया। तो अब इसको और ज़्यादा हम खूबसूरती या एक क्लियरनेस की कोड रीडेबिलिटी में देख सकते हैं कि कैसे एक एरे बनाया है, उसमें एक की है 1 और उसके अंदर एक और एरे बनाया है जिसकी वैल्यूज़ की और वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर है, सही है। इसी तरीके सेकंड की क्योंकि वो रिप्लेस हो गई है तो फ़हाद नहीं आएगा, इस बार फ़ातिमा आएगा, और फ़ातिमा और फिर इसकी वैल्यूज़, सही है। तो इस हिसाब से हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। प्री से क्या होता है कि लाइन गैप, हर बार हर स्टेटमेंट के बाद एक न्यू लाइन में हम जाते हैं, और प्रिंट आर से हम इसका डेटा स्ट्रक्चर प्रिंट कर रहे हैं। इसी की एक और एग्जांपल है, यही सेम एग्जांपल है पर हमने अब वैल्यूज़ प्रिंट करना है। 2D एरेज के अंदर हम प्रिंट कैसे करते हैं वैल्यूज़ को, फैच कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपल मैं लिखूँगा इको और मल्टी डी, ये एरे का नाम या वेरिएबल का नाम है, सही है। वेरिएबल जो एरे है उसका फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम उसके फर्स्ट अपीयरेंस का नाम लिखते हैं और फिर इसके बाद सेकंड अपीयरेंस का नाम लिखते हैं। अब मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। 1 का मतलब ये है कि मल्टी डायमेंशनल एरे के 1 में जाओ, तो 1D मल्टी डायमेंशनल एरे के 1 में गए हम, सही है, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जाओ जिसके की जो है वो 1 है, सही है। तो 1 की में गए हम और फिर 1 की के रोल नंबर की पे जाओ, तो 1 की के अंदर जो रोल नंबर की है वो ये है, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, तो इसकी वैल्यू 110 है, सही। तो 110 हमारे पास इको हो जाएगा। अगर मैं ये लिखूँ इको मल्टी डी 2, सही है, 2, यानी जो मल्टी डी एरे है उसके 2 की पे जाओ, सही, सेकंड की पे जाओ, तो सेकंड की पे चला गया क्योंकि ये रिप्लेस्ड हो गई इससे, इसलिए वो यहाँ पे जाएगा अब। तो सेकंड की पे जाओ और सेकंड की जो अंदर एरे बना हुआ है उसकी उसके सब्जेक्ट की पे जाओ, तो इसके सब्जेक्ट की पे गए हम, ये सब्जेक्ट की है, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, इसकी वैल्यू है अप्लाइड प्रोग्रामिंग, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, एरे को मैनिपुलेट कर दिया, यहाँ पे एरे बनाया है इसको मैनिपुलेट कर दिया। कैसे, हमने लिखा है मल्टी डी 2, सही है, मल्टी डी के अंदर जो 2 जो की है उस पे जाओ, उसकी जो अंदर जो की है नेम उस पे जाओ और उसके अंदर वैल्यू समीर डाल दो, सही है। हमने वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 पे गए, इसके अंदर जो की है नेम इस पे गए, इसकी वैल्यू में फातिमा जा, उसकी जगह पे अब समीर आ जाएगा, सही है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे अब जो प्रिंट होगा वो वैल्यू समीर होगी, सही है। तो हम इस तरीके से एरे को बाद में रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब जो PHP की जो मेन वर्थ है ना, जो PHP सबसे ज़्यादा जो
ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज है या कॉमन इस्तेमाल होता है या ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो इसकी फंक्शंस की वजह से होता है। क्योंकि पीएचपी में मोर देन 1000 प्लस फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं, जो यूज़र को हेल्प करते हैं उसका काम आसान करने के लिए, कोड को छोटा करने के लिए, और ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करता है यूज़र को ताकि वो इस्तेमाल करे और अपना टाइम यूटिलाइजेशन अच्छे से करे। तो वो हम उसकी तरफ जाते हैं, एरेस फंक्शंस और फिर इसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस। तो ये कुछ एरेस फंक्शंस है जो 40 प्लस एरे फंक्शंस जो है वो हमारे पास पीएचपी में मौजूद है, जिसमें एरे फ्लिप, एरे काउंट वैल्यूज़, एरे रैंड, एरे यूनिक काउंट और एरे सर्च और भी बहुत सारे होते हैं जो कॉमन है। मैंने यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स लिख दिए और नीचे बारी बारी एग्जांपल्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं और इसका आउटपुट भी देखेंगे हम। तो एरे फ्लिप का मतलब क्या होता है? एरे फ्लिप सिंपल ये करता है, जो की होती है, वैल्यू होती है, इसको आपस में फ्लिप कर देता है। यानी की जो होती है वैल्यू बन जाती है और वैल्यू जो होती है वो की बन जाती है। सिंपल तरीका ये है कि हमने एक एरे बनाया, सही है। उसमें ये ए की है, इसकी वैल्यू रेड, बी वैल्यू ग्रीन, सी वैल्यू ब्लू और डी वैल्यू येलो। इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा तो ऐसे प्रिंट होगा, प्रिंट आर से, कि एक एरे है उसका, जैसे मैंने बता रहा था अगर हम प्री टैग लगाते तो उसको वो लाइन वाइज प्रिंट करता, पर हमने प्री टैग नहीं लगाया, हमने खाली प्रिंट आर किया तो उसका खाली डेटा स्ट्रक्चर प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंट आर हमने किया है और जो रिज़ल्ट यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट लिख दिया, इसको बाय डिफ़ॉल्ट A1 होना चाहिए, सही है। ये A1 होना चाहिए। तो A1 को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट जो होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, सही है, जैसे ये फॉर्मेट में की और वैल्यू पेयर्स है, सही है। अब मैंने क्या किया, एक ब्रेक लाइन कर दी है, लाइन को ब्रेक कर दिया नेक्स्ट लाइन पे, ताकि उस लाइन पे ही नहीं आए। और फिर मैंने रिजल्ट वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा एरे फ्लिप, सही है। बिल्ट इन फंक्शन से हम फंक्शंस आगे देखते हैं डिटेल के अंदर। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन होता है और एक यूज़र क्रिएटेड फंक्शंस होते हैं जो यूज़र खुद बनाता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है एरे फ्लिप, ये एक वैल्यू लेता है जिसमें हमने जो एरे जो होता है उसकी एरे इसमें वैल्यू हम पास करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये एरे फ्लिप करके रिटर्न करता है एक न्यू एरे। अब जो रिजल्ट के अंदर सेव होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, रेड जो होगा उसके अंदर वैल्यू ए होगी, ग्रीन जो होगा उसमें वैल्यू बी होगी, ब्लू जो होगा उसमें वैल्यू सी होगी एंड सो ऑन, सही है। अब अगर मुझे प्रिंट करना है कुछ, सपोज ए मुझे चाहिए, ए प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा रिजल्ट और फिर ब्रैकेट के अंदर रेड, सही है। रेड लिखूँगा ना तो वो ए की वैल्यू ई को कर देगा, प्रिंट कर देगा। एरे काउंट वैल्यूज़ जो होता है वो एरे में यूनिक वैल्यूज़ जो होती है उसकी एक पेयर बना देता है और फिर वो कितनी बार रिपीट हुई है हमारे एरे में वो बता देता है, सही है। जैसे कि एक एरे है ए, उसके अंदर ए है, कैट है, डॉग है, ए है और डॉग है। अब मैं लिखूँगा प्रिंट आर, सही है। एक तरीके से वो एक दूसरा एरे रिटर्न करता है, एरे काउंट वैल्यूज़, और जितनी भी वैल्यूज़ होती है उसको काउंट करता है और उसके फ्रीक्वेंसी बता देता है, सही है। तो एरे काउंट वैल्यूज़ लिखूँगा और यहाँ पे ए पास कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एरे। तो इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा जो ए है वो दो दो बार रिपीट हुआ है, एक दो, इसकी दो फ्रीक्वेंसी है, डॉग की भी दो फ्रीक्वेंसी है, सही है, और कैट की वन फ्रीक्वेंसी है। तो एरे काउंट वैल्यूज़ इसलिए इस्तेमाल होता है। एरे रैंड क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम वैल्यूज़ को आउटपुट दे देता है कि रैंडम वैल्यूज़ पॉप कर देता है हमारे पास एरे के अंदर से। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्राउन, टोटल 4 वैल्यूज़, नहीं 5 वैल्यूज़ है, और एरे रैंडम की, सही है। यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने एरे रैंड जो फंक्शन है एरे रैंड वो हम लिख रहे हैं, उसमें हम अपना एरे पास कर रहे हैं जो हमने एरे बनाया है 5 वैल्यूज़ का, रेड, ग्रीन, ब्लू यहाँ पे हमने पास किया। और थ्री का मतलब ये है तो टोटल इसमें से 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए, यानी बेस्ट ऑफ 3 हमें दे दो, या बेस्ट रैंडम 3 वैल्यूज़ हमें आउटपुट दे दो। तो 3 वैल्यूज़ हमें आउटपुट दे रहा है, इको कर रहा हूँ मैं। पहली वैल्यू हम लिखते ए, और ए के अंदर रैंडम की 0। तो फर्स्ट 0 एलिमेंट पे जो है वो मुझे बता दो क्या है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड 1 एलिमेंट पे किया, 2 पे किया, क्योंकि हमने 3 वैल्यूज़ है ना, तो इसके इंडेक्स ऐसा बन जाएगा 0 1 2, सही है। आप अगर मैं फर्स्ट रन जो मैंने किया था अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो उसके ऊपर जो आउटपुट आ रहा था वो ग्रीन, ब्लू, ब्राउन आ रहा था। सेकंड रन पे रेड, येलो, ब्राउन आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि रैंडम वैल्यूज़ हमें पॉप करके दे रहा है। और फिर थर्ड रन पे ब्लू, येलो और ब्राउन आ रहा है, और इसी तरीके से रैंडम वैल्यूज़ ही आउटपुट आते जाएंगे। अच्छा, एरे यूनिक, ये जो है ना फंक्शन, ये हमारे पास
एक तरीके से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। तो इससे क्या होगा कि जो एरे के अंदर जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास रिमूव हो जाएगी। तो हम हमारे एरे के अंदर ए रेड, बी ग्रीन, सी रेड और बी ग्रीन, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो बी आ रही है, सही है, और ग्रीन आ रही है, ग्रीन है और बी, सही, दो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। तो एरे यूनिक से क्या होगा कि ये जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी और हमें हमारे पास एक नया एरे फॉर्म हो जाएगा, सही है। ए के अंदर 0 इंडेक्स के अंदर ए आ जाएगा, सही है, फिर 1 में रेड, 2 के अंदर बी, 3 में ग्रीन और 4 में सी। तो ये जो जो ये रेड, बी और ग्रीन जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उसको रिमूव कर दिया और एक नया एरे रिटर्न कर दिया। एरे सॉर्ट, एरे सॉर्ट से क्या होता है कि हमारे पास एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आप छोटे से बड़ा या क्या अल्फ़ाबेटिकल वाइज में आप बोल सकते हो, इसमें हमारे पास एरे सॉर्ट हो जाता है। जैसे हमने एक एरे बनाया है, कार्स का कलेक्शन या कार की कंपनी के नाम से हमने एरे बना दिया है, BMW, टोयोटा, सुजुकी, फरारी, होंडा। तो हमने एरे बना दिया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है और मैं लिखूँगा सॉर्ट कार्स। तो ये हमारे पास कार को सॉर्ट कर देगा, ठीक है, सॉर्ट मेथड लिखते हैं। और फिर हमने इसकी लेंथ मालूम की है, काउंट लिखा है, काउंट भी फंक्शन है हमारे पास, इसका एरे में कितने एलिमेंट्स है काउंट करेगा। तो कार्स के अंदर हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स है। यहाँ पे फोर लूप हमने चढ़ाया, फोर लूप को रन किया, इसका लूपिंग कंडीशन हम आगे और डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिंपल एक इंट्रोडक्शन है। तो हमने लूप चलाया 0 से लेके उस लेंथ तक का, यानी टोटल 6 लेंथ तक हमने लूप चलाया और बार बार इसको प्लस कर रहे बाय 1 और इको कर रहे हैं हम कार्स के अंदर, जो कार के अंदर करंट इंडेक्स है, यानी फ़िलहाल फर्स्ट इंडेक्स 0 है तो 0 इंडेक्स को आप प्रिंट कर दो। तो ये 0 इंडेक्स पे जो अभी सॉर्ट होके जो वैल्यू है वो BMW पड़ी है, सही है, क्योंकि बी हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल में ए के बाद बी आता है और फिर बी के बाद सी आता है, फिर इसके बाद एफ़, अगर नीचे जाए तो एफ़ आता है, फिर एच आता है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लेटर हमारे पास चलते हैं। तो इस हिसाब से वो प्रिंट करता जाएगा और फिर लाइन ब्रेक करता जाएगा। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, फिर इसके बाद 1 इंडेक्स पे क्या है, तो वो ये जो वैल्यू है वो ऐसे हम रिटर्न कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, सॉर्ट जो होता है वो सॉर्ट करके उसी एरे में वापसी सेव कर रहा है वैल्यूज़। अच्छा, तो अब एरेस फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एरेस फंक्शंस होते हैं, जो कि आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सही है। यहाँ पे सिंपल मैंने शॉर्ट में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उसका मैंने डिटेल ले दी। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस, सही है। स्ट्रिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इस वजह से इसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इसको हेल्प करता है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में। तो इसमें स्ट्रिंग रिप्लेस आता है, ट्रिम आती है, लेफ़्ट ट्रिम, राइट ट्रिम, इम्प्लोड, एक्सप्लोड। हमने इम्प्लोड के ऊपर एग्जांपल देखी, हम नीचे और एग्जांपल इसके देखेंगे, ऐड स्लैशेस, स्ट्रिप स्लैशेस, HTML लेंथ एंटिटीज़ और स्ट्रिप टैग्स, और ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं। स्ट्रिंग के भी 40+ फंक्शंस हमारे पास मौजूद है PHP के अंदर, 40+ से ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो स्ट्रिंग रिप्लेस, सही है, STR रिप्लेस। इससे क्या होता है, ये टोटल 4 पैरामीटर्स ले रहे हैं। पहले तो फाइंड बताओ, फाइंड मतलब आपको स्ट्रिंग में फाइंड क्या करना है, कौन सी स्ट्रिंग फाइंड करनी है। इसके बाद रिप्लेस क्या करनी है, कौन सी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, और फिर वो स्ट्रिंग बताओ जो कि उसकी जगह पे रिप्लेस करनी है। और काउंट आप डाल सकते हो, सही है, नहीं डालो तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखा है, सर्च द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, फाइंड द वैल्यू वर्ल्ड एंड रिप्लेस इट विथ पीटर। और इसको मैंने प्रिंट कर दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे प्रिंट हो रहा है जो स्ट्रिंग हमारे पास है, सर्च फॉर द हेलो वर्ल्ड। और नीचे मैंने इको किया है स्ट्रिंग रिप्लेस। स्ट्रिंग रिप्लेस जो होता है वो रिटर्न करता है एक और न्यू स्ट्रिंग, अपडेट करके स्ट्रिंग को। तो इस वजह से वो इको कर रहा है, सही है। हमने फंक्शंस में आगे बताऊंगा कि अब फंक्शंस में भी टाइप्स होती है, जो वैल्यू रिटर्न करती है, जो वैल्यू पास करता है, और ना रिटर्न करता है ना पास करता है, खाली पास करता है वैल्यू और रिटर्न कुछ नहीं करता, और खाली रिटर्न करता है, वैल्यू कुछ आर्ग्यूमेंट में नहीं लेता, सही है। तो स्ट्रिंग की भी बहुत सारे फंक्शंस टाइप्स होती है, स्ट्रिंग की बोल रहा हूँ मैं, फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स होती है, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग रिप्लेस लिखे फंक्शन, यहाँ पे वर्ल्ड जो है उसको वो ढूंढेगा स्ट्रिंग के अंदर। तो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि केस सेंसिटिव है, इसलिए वो फर्स्ट वाला वर्ल्ड को नहीं लेगा, सही है, ये वाले वर्ल्ड को नहीं छेड़ेगा। ये जो नीचे वाला वर्ल्ड है इस वर्ल्ड को वो फैच करेगा, सही है। पीटर जो वर्ड है उसके साथ उसको रिप्लेस कर देगा, सही है, रिप्लेस विथ पीटर, सही है। और यहाँ पे उस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रहा है जो स्ट्रिंग हम
इस पे पास कर रहा है, यानी इस स्ट्रिंग को अब लेगा, इसमें वर्ल्ड को फाइंड करेगा, ये वर्ल्ड इसको यहाँ पे मिल जाएगा और फिर इसको पीटर के साथ रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की जगह पे पीटर आ गया। सही है, न्यू स्ट्रिंग एक बन गई है, उस स्ट्रिंग को हमने नहीं छेड़ा, एक न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं हम। ट्रिम, ट्रिम जो हमारे पास यूज़ होता है वो वाइड स्पेसेस या कुछ भी वैल्यूज़ को छोटा करता है या तो वैल्यूज़ को गायब कर देता है। सही है, ट्रिम कर देता है एक तरीके से, स्मॉल कर देता है या तो वाइड स्पेसेस हटा देता है। सही है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स आते हैं ट्रिम के अंदर, एक स्ट्रिंग जिसको हमें ट्रिम करना है और दूसरा करेक्टर लिस्ट, कौन कौन से करेक्टर हमें ट्रिम करने हैं। सही है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना है हेलो वर्ल्ड, इसमें मैंने इको किया है स्ट्रिंग डॉट और ब्रैकेट न्यू लाइन। तो करंट स्ट्रिंग हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रही है और फिर इसके बाद हम ट्रिम कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को। एक फर्स्ट हमने स्ट्रिंग पास की है और HED और एक्सप्लेनेशन मार्क, ये जो करेक्टर्स है इसको ट्रिम कर दो इस स्ट्रिंग में से, यानी गायब कर दो या remove कर दो। तो HE हमारे पास ट्रिम हो गई और D और क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मार्क भी हमारे पास ट्रिम हो गया। सही है, इसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट ट्रिम होता है, राइट ट्रिम होता है। लेफ़्ट ट्रिम हमारे पास लेफ़्ट तरफ से ट्रिम करता है, सही है, वैल्यूज़ को, और राइट ट्रिम हमारे पास राइट की तरफ से ट्रिम करता है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास दो न्यू फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, एक होता है इम्प्लोड और दूसरा एक्सप्लोड। इम्प्लोड जो होता है हमारे पास एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, जितने भी एरेज होते हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और एक्सप्लोड जो होता है वो उसका रिवर्स करता है, वो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। सही है, तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इम्प्लोड हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर, एरे के अंदर हमने एलिमेंट्स डाल दिए, हेलो वर्ल्ड ब्यूटीफुल और डे। सही है, ये चार टोटल स्ट्रिंग है एरे के अंदर, चार स्ट्रिंग है और हमने लिखा है इको, हमने इको किया है क्या, इम्प्लोड एक नया एरे आएगा, एक नया स्ट्रिंग आएगी, रिटर्न कर रहा है, वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है क्या, उसमें दो पैरामीटर्स है। एक पहला पैरामीटर्स वो है कि जो स्ट्रिंग को आपको जो एरे में कन्वर्ट करना है तो उसको आप सेपरेट कैसे करो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड, अब आपको सेपरेट कैसे करना है, तो सेपरेट जब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे यानी कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं इन सब की, तो उसको जो सेपरेट हो रहा है वो स्पेस से सेपरेट हो रहा है, तो हर वर्ड के बाद, हर एलिमेंट के बाद स्पेस लग जाएगा। तो उसका, और दूसरे पैरामीटर्स में वो एरे हम पास करते हैं। सही है, तो हेलो स्पेस फिर वर्ल्ड, फिर स्पेस फिर ब्यूटीफुल फिर स्पेस फिर डे और फिर ऐसे ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है। एक्सप्लोड में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रिंग होता है हेलो वर्ल्ड इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। सही है, एक स्ट्रिंग है, हमने इसको पास किया है, एक्सप्लोड किया है। प्रिंट आर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम एरे को बाय डिफ़ॉल्ट इको, ऐसे एरे को इको नहीं कर सकते, हम एरे की वैल्यू इको कर सकते हैं, यानी एलिमेंट ज़ीरो इंडेक्स हम ब्रैकेट लगा के ज़ीरो लिख सकते हैं तो पहला एलिमेंट इको हो जाएगा। हम ऐसे ही एरे को पूरा इको नहीं कर सकते, अगर हमें एरे इको करना है तो इसके लिए हम प्रिंट आर यूज़ करते हैं, जिससे हमें पूरा स्ट्रक्चर एरे का प्रिंट हो जाता है, जैसे हमने पहले ऊपर एग्जाम्पल्स में हमने कवर किया है। तो प्रिंट आर लिखा है और फिर इसके बाद किसको प्रिंट करना है, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एरे है, एरे रिटर्न हो रहा है। एक्सप्लोड हमने लिखा है, उसके अंदर हमने कुछ स्पेस, यानी जो स्ट्रिंग है इसको स्पेस के ज़रिए ब्रेक करो, यानी जहाँ पे स्पेस मिले वो एक एलिमेंट बन जाएगा। तो हेलो एक एलिमेंट बन जाएगा, फिर वर्ल्ड, फिर स्पेस जहाँ पे मिलेगा वहाँ वहाँ एलिमेंट बनता जाएगा। और दूसरे पैरामीटर्स में हमने स्ट्रिंग पास की है, तो वो दो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पास की। तो अगर हम प्रिंट आर कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के अंदर हेलो आया है और फिर वर्ल्ड, फिर इट, फिर इज़, फिर और फिर सोन, ऐसे हमारे पास ये एक एरे फॉर्म हो गया है। इसके अलावा और दो फंक्शंस होते हैं, ऐड स्लैशेस और स्ट्रिप स्लैशेस। ऐड स्लैशेस से क्या होता है, क्या हम अगर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डबल कोटेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं तो हम अगर ऐड स्लैशेस करते हैं तो उससे जो डबल कोटेशन मार्क जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके आगे एक बैकवर्ड स्लैश लग जाएगा। सही है, तो दोनों के आगे बैकवर्ड स्लैश लग जाएगा। सही है, स्ट्रिप स्लैशेस से क्या होगा, फॉर सपोज मुझे जो है वो एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर मुझे सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करना है, जैसे हम लिखते हैं हु और फिर कोटेशन इज़ लिखते हैं, यानी हु इज़ समीर ख्वाजा। तो अगर मुझे ऐसे कुछ लिखते हैं वर्ड के हु और फिर सिंगल कोटेशन, तो इससे क्या होता है, कोटेशन जो जहाँ पे स्टार्ट होती है उसको एंड होना ज़रूरी होता है। अगर वो एंड नहीं होती तो वो आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है उसको वो स्ट्रिंग सपोज कर लेती है अपने अंदर, सपोज कर लेती है कि ये भी मेरा एक हिस्सा है। इस वजह से हमें ये स्ट्रिप स्लैशेस लिखना होता है, जिससे वो, और फिर इसके बाद एक फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश डालना होता है उस सिंगल कोटेशन मार्क से पहले। तो वो पता चल जाता है कि वो जब प्रिंट होगा तो वो सिंगल कोटेशन मार्क बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो जाएगा
और वो प्रिंट ऐसे होगा हु इज़ समीर ख्वाजा। अगर हम ऐसा काम नहीं करें, हम सिंपल हु इज़ समीर ख्वाजा लिखे और ये सिंगल कोटेशन मार्क डाले, तो इससे एरर हमारे पास शो होगा। सही है। तो कुछ अल्टरनेटिव सिंटैक्स हमारे पास होते हैं कि जिससे हम पीएचपी को लिख सकते हैं, या पीएचपी के जो कंडीशंस होती है उसको हम एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हैं। सपोज एक एचटीएमएल का कोड है, सही है, हम इसमें पीएचपी लिख रहे हैं, सही है, .php का एक्सटेंशन है इसके अंदर, जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है 5, सही है, और हमने चेक किया है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, यानी ए के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 5 के बराबर है, इन केस में ये वैल्यू ट्रू रिटर्न होगा, तो क्या होगा, हमने यहाँ पे ये कॉलन लगाया, सही है, और फिर हमने यहाँ पे इसको पीएचपी को बंद कर दिया है। फिर इसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें a इक्वल टू 5 लिखा है, और फिर वापसी पीएचपी हमने स्टार्ट किया जिसमें लिखा है एंड इफ, और फिर वापसी पीएचपी हमने बंद कर दिया, फिर लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, अगर ये चीज़ रिटर्न होगी ना, जैसे ही चीज़ अगर चीज़ में रिटर्न होता है तो इसके बाद ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगा, या ये पैराग्राफ टैग हमारे पास हमारे ब्राउज़र में शो होगा, वरना ये टैग शो नहीं होगा, सिंपल हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्योंकि 5 इक्वल टू 5 होता है, तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू 5 और हेलो वर्ल्ड दोनों चीज़ें ब्राउज़र में रिटर्न हो रहा है। अगर हमने a की वैल्यू 2 लिख दे और फिर अगर कंपेयर करें, तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट होगी वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और ब्राउज़र में शो नहीं होगी, और इसके बाद वाली जितनी भी एंड इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट होगी, जैसे हमारे पास इफ़ कंडीशन एंड हो जाएगी, इसके बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, सही है। a खाली इक्वल टू 5 हमारे पास शो नहीं हो रहा ब्राउज़र के अंदर। अब वीडियो ये ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसको पार्ट बी में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर और इसके आगे वाली डेट टाइम और फाइनल टास्क की तरफ हम जाएंगे, सही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं।